आज हम क्लास 12th की इंग्लिश का सेकंड चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है लॉस्ट स्प्रिंग। लॉस्ट स्प्रिंग जो है वो एनीस जंग ने लिखा था एक बुक में। उस बुक का नाम भी लॉस्ट स्प्रिंग था। लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। ये चैप्टर दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। इसमें दो अलग अलग स्टोरीज नरेट की गई हैं। पहली स्टोरी है समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी इन द गार्बेज। इसके अंदर नरेटर जो है वो एक बच्चे जिसका नाम साहिब है उनसे पूछती हैं व्हाई डू यू डू दिस, तुम ये क्यों करते हो। वो कहता क्योंकि मेरे पास और दूसरा कोई काम नहीं है। तो नरेटर ने बोला कि तुम स्कूल क्यों नहीं जाते। और ये बोलते ही उन्हें रियलाइज हुआ कि एक खोखला एडवाइस था, एक हॉलो एडवाइस था। उसके बाद जो बच्चा है साहिब वो उनसे बोलता है कि मेरे आस पड़ोस में कोई स्कूल नहीं है। तो ये सुन के नरेटर बोलती हैं कि अगर मैंने तुम्हारे लिए एक स्कूल बनवा दिया तो क्या तुम उसमें पढ़ने आओगे। साहिब का आंसर होता है हाँ ज़रूर। कुछ दिनों बाद साहिब उनसे पूछने आता है क्या आपने मेरा स्कूल बनवा दिया। तो नरेटर उनसे बोलती हैं कि स्कूल बनाना इतना आसान नहीं। और ये बोल के उन्हें थोड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है। शी फेल्ट एम्बैरेस्ड और वो सोचती है कि मैंने उससे ऐसा झूठा प्रॉमिस किया जो मैं पूरा नहीं कर सकती थी। और ऐसे बहुत लोग हैं जो बच्चों से झूठा प्रॉमिस करते हैं और उसे पूरा नहीं कर पाते। फिर वो उनसे पूछती हैं, उन्हें साहिब का नाम साहिब पता है पर पूरा नाम नहीं पता। वो उससे पूछती है तुम्हारा पूरा नाम क्या है। तो साहिब बोलता है साहिब ए आलम। उस बच्चे को नहीं पता उसके नाम का मतलब लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स है। अगर उसे पता लगेगा तो शायद वो खुद इस बात पे बिलीव नहीं कर पाएगा क्योंकि उसके जो काम हैं वो इससे बिल्कुल उल्टे हैं। वो एक रैग पिकर है। बॉटल्स उठाना, पेपर्स उठाना, कूड़े करकट में हाथ डालना, ये सब उसका काम है। अब उसके साथ उसके कुछ और दोस्त भी इकट्ठा हुए हैं। तो नरेटर उनसे पूछती है, साहिब से पूछा गया कि तुमने पैरों में चप्पल क्यों नहीं पहनी। तो वो बोलता है कि मेरी जो माँ है उसने आज मुझे चप्पल ऊपर से शेल्फ से उतार के नहीं दी। तभी उसका जो दूसरा दोस्त है उसका आंसर आता है कि अगर इसकी माँ इसको चप्पल दे भी देती तब भी ये ना पहनता। तभी जो तीसरा बच्चा है वो बोल उठता है कि हाँ मुझे जूते चाहिए। अब उन तीनों के पास, एक के पास, दो के पास चप्पल नहीं है और जो दूसरा है उसने जो शूज़ थे वो दो अलग अलग शूज़ इकट्ठे करके पहने हुए थे। अब जो नरेटर हैं वो याद करती हैं कि मैंने इतना देश घूमा, इतनी दुनिया घूमी, वहाँ पे बहुत से नंगे पाँव वाले बच्चों को देखा। वो बच्चे काम करते बेयरफुट ही घूमते रहते। फिर उन्हें एक बात याद आती है जो उन्हें एक उड़ीपी मैन ने बताई थी कि किसी गांव का एक पृष्ठ था और उसका जो बच्चा था उसके पास भी चप्पल जूते नहीं थे। वो भगवान से हर रोज प्रे करता था कि हे भगवान मुझे चप्पल या शूज़ प्रोवाइड कर दे। तो ये जो नरेटर हैं ये कई सालों बाद उस जगह पे दोबारा जाती हैं। अब वहाँ पे जो वो पृष्ठ था वो नहीं रहा, उनकी जगह कोई और दूसरा पृष्ठ आ गया। वो जो दूसरा पृष्ठ था उसका जो बच्चा था वो स्कूल से रिटर्न कर रहा है। आके उसने अपना बैग जो है वो एक फोल्डिंग बेड के ऊपर डाल दिया और उसके पास एक पेयर ऑफ सॉक्स है, पेयर ऑफ शूज़ है। तो नरेटर देखती है कि ही इज़ हैविंग दिस और वो भगवान से प्रे करता है कि भगवान मेरा ये सब मेरे पास जो है ये हमेशा रहे, ये मेरे पास मेंटेन रहे। तो वो सोचती है कि देखो एक आदमी था जिसके पास चप्पल जूता था नहीं, वो भगवान से प्रे कर रहा था। शुक्र है आज के पृष्ठ के बच्चे के पास वो चीज़ें हैं। बट वो देखती है कि अभी भी दुनिया में ऐसे बहुत लोग हैं जिनके पास शूज़ या चप्पल नहीं है, जैसे वो रैग पिकर्स, उनमें से साहिब भी एक था। ये सब बातें उसको मजबूर कर देती है साहिब के एरिया में जाने के लिए, जाके देखने के लिए कि वो कैसे रहते हैं। अब वो पहुंच जाती हैं सीमापुरी। सीमापुरी दिल्ली की पेरिफेरी का एक छोटा एरिया है। वो दिल्ली के वैसे तो बहुत पास है पर दिल्ली से माइलस्टोन्स अवे है, ऐसा इसमें मेटाफोरिकली बोला गया है क्योंकि दिल्ली इंडिया का कैपिटल है पर जो उसके आसपास के वो एरियाज़ हैं, सीमापुरी है जैसा, वो बहुत ही स्लम एरिया है।
अब जब ये नरेटर अंदर एंटर करती हैं तो देखती क्या है, सीमापुरी जो है वो पहले बहुत मतलब उजाड़ जगह थी, आज वहाँ लोग बसने लगे हैं, पर इनके हिसाब से वो आज भी उजाड़ जैसा ही है, क्योंकि वहाँ पे ना तो प्रॉपर सीवेज सिस्टम है, ना ही ड्रेनेज सिस्टम है, और तो और वहाँ पे प्रॉपर वाटर सप्लाई भी नहीं आता। वहाँ पे लोग टेंट बना बना के रहते हैं, जिनके ऊपर सिर के ऊपर टीन की छत है, टॉर्पोलिन की छत है, उनके पास बने हुए पक्के घर नहीं है। अब वो जाती हैं वहाँ की कुछ लेडीज से पूछती हैं कि बात करती हैं, तो उनको वहाँ की लेडीज बताती हैं कि हम लोग जो है ना अपने ढाका से आए हैं, ये सारे लोग जो रैग पिकर्स हैं ढाका से आए हैं, जो कि बांग्लादेश में है, वहाँ से आए हैं। तो इसने जो पूछा कि आप लोग वहाँ पे क्यों नहीं रहते, वहाँ खेती बाड़ी होगी, फार्म्स होंगे, इतना कुछ होगा, तो यहाँ इतने गंदे एरिया में आके क्यों रह रहे हैं। तो उनका आंसर था कि हमें यहाँ पे रात को अपनी फैमिली को खाना खिलाने को मिलता है और हम खुद भूखे पेट नहीं सोते, यहाँ पे एटलीस्ट हमारा पेट दर्द नहीं होता सोने से पहले भूख के मारे। पर वहाँ पे फार्म्स हैं जो बंजर पड़े हैं, जहाँ खेती नहीं है, वहाँ हमें खाने को नहीं मिल रहा, कम से कम हमें यहाँ खाने को तो मिल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि उन लोगों के पास खाने तक का जुगाड़ नहीं था, इस वजह से वो यहाँ आए थे। अब ये कंडीशन देखती हैं तो वो अगले दिन क्या होता है, उसे दोबारा साहिब मिलता है। साहिब उन्हें बताता है कि कभी कभी मुझे इस गार्बेज में से 1 रुपया मिल जाता है, कभी कभी मुझे इस गार्बेज में से 10 रुपए का नोट भी मिल जाता है, और वो खुश होता है। वो उन लोगों के लिए गार्बेज में से अगर फूड भी मिल जाए ना तो वो उसे उठा के खाएंगे, क्योंकि उनके पास खाने तक का जुगाड़ नहीं है। और अब थोड़े दिनों बाद क्या हुआ, विंटर्स आई तो ये जो साहिब है ये दोबारा आया। जो नरेटर है वो इन्हें देखती हैं कि इसके पास ना एक पेयर ऑफ शूज़ आ गया, तो इनसे पूछती हैं, तो ये बताते हैं कि मैं ना टेनिस देख रहा था, किस कोई गेम खेल रहे थे, इसे उसमें रुचि नहीं थी, इसे टेनिस समझ नहीं आ रहा था, पर ये वहाँ खड़ा होकर देख रहा था, क्योंकि उनमें से ही किसी एक ने इसको पेयर ऑफ शूज़ दिए थे। तो जब वो नरेटर ध्यान देती हैं, वो देखती हैं कि शूज़ में से एक शूज़ के ऊपर छेद है, तो वो सोचती हैं कि किसी अमीर के लिए वो शूज़ के अंदर एक छेद की वजह से उसने उसे बाहर फेंक दिया, बट एक गरीब के लिए वही छेद वाला शूज़ भी कितनी बड़ी बात है। चलो अब क्या होता है, उन्होंने बीच में सोचते सोचते ये बात भी सोची एक बार कि ये जो है ये परपिचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी है इंडिया के अंदर, जो हमेशा से चली आ रही है और आगे भी चलेगी, ऐसी पॉवर्टी है। परपिचुअल का मतलब होता है हमेशा से जो थी और जो एग्जिस्ट कर रही है और आगे भी शायद करेगी, यानी लंबे टाइम तक। अब क्या होता है, काफ़ी टाइम बीत जाता है, कुछ टाइम बाद जो नरेटर है वो साहिब को किसी ढाबे के ऊपर काम करता देखती है। अब ढाबे पे काम कर रहा है तो उसके हाथ में एक कैनिस्टर है, टीन का कैनिस्टर है, क्योंकि वो वहाँ काम करता है तो लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करता होगा खाने की चीज़ें, है ना। वो उसे बताता है कि मेरे को 800 रुपया मिलता है पूरे महीने में। तो ये उसको देख के खुश होती है कि चलो, फिर वो बोलता है कि पर मैं खुश नहीं हूँ, क्योंकि पहले जो मेरा वो सैक था, रैग पिकिंग वाला सैक था जो मैं अपने कंधे पे लेके जाता था, वो इससे हल्का था, वो टीन के उस कैनिस्टर से हल्का था, ये मुझे बहुत भारी लगता है, उसे मैं कंधे पे उठा के दौड़ता था और ये आज हाथ में पकड़ा हुआ भारी लग रहा है। क्यों? क्योंकि वो कहता कि वो जो सैक था ना वो मेरा अपना था, और ये जो कैनिस्टर है ना ये किसी और का है, ये मेरा अपना नहीं है। लास्ट के अंदर वो बोलता है द कैनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन हु ओन्स द टी शॉप, साहिब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर। अब वो अपने काम का मास्टर नहीं रहा, उसे उसका मास्टर कोई और बन गया है, कोई और उसको संभाल रहा है। इसके साथ ही इस चैप्टर की, इस पोर्शन की समरी खत्म होती है। अब इससे जुड़े इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कुछ बन सकते हैं कि साहिब आलम, लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स जिसका मतलब है, वो उससे उल्टा क्यों है। दूसरा सवाल बन सकता है कि उन्हें गार्बेज में से गोल्ड जो था वो क्या था, क्या मिलता था ऐसा। तो
एक क्वेश्चन बन सकता है कि वहाँ की जो स्लम एरिया सीमापुरी की लाइफ थी वो कैसी थी, और वो दिल्ली की पेरिफेरी पे होने के बाद भी दिल्ली से माइलस्टोन्स दूर क्यों था। एक क्वेश्चन बन सकता है कि अब जब वो ढाबे के ऊपर काम करता हुआ 800 रुपीज़ कमाने लग गया तब भी वो खुश क्यों नहीं था। उसने ऐसा क्यों कहा कि मुझे ये कैनिस्टर जो है भारी लगते हैं। थैंक यू।